बदलाव के बयान साफ नजर आ रहे थे। नहीं, जश्न तो लोग तो पहले से झूठी जश्न मनाने वाले हैं। हिंदुस्तान की हालत देखिए, क्या हालत कर दी है। लेकिन ये जो जहरीली पार्टियां हैं, उन पार्टियों को केवल ऐसी ही राजनीति पसंद आती है। 100% हमारे को 80 से 90 के ऊपर ही हमारे को सीट्स आने वाले हैं। सांप्रदायिक फसल जरूर खत्म हो रही है, जैसे जैसे रुझान सामने आ रहा है। फिलहाल जो है वो बीजेपी के दफ्तर में रौनक जरूर बढ़ गई है। सबको दिल्ली में केसीआर, गली में केसीआर, ओनली केसीआर। ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रहा है, लोग चेंज चाहते हैं। यही कारण रहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के रुझानों में टीआरएस आगे चल रही है और अब तक आए 135 सीटों के रुझानों में टीआरएस 58 और बीजेपी 39 सीटों पर आगे चल रही है। एमआईएम 36 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है और खास बात यह कि इस बार निगम चुनाव जो है वो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हुए हैं और इसकी वजह से नतीजे आने में काफी वक्त लग सकता है। तो फिलहाल जो स्थिति है, देखिए 3 चरण में मतगणना हो रही है और इसी पर दरअसल नजर रहेगी। लेकिन सबसे खास बात जो देखने को मिली है वो ये कि वहां बीजेपी का अब दम दिख रहा है। हमारे साथ ग्राउंड से इस वक्त सहयोगी जुड़ रहे हैं। हैदराबाद से विक्रांत यादव हमारे साथ हैं और वहीं से संजय तिवारी हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में शेष नारायण जी भी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। जल्दी से पहले रुख यहाँ विक्रांत का कर लेते हैं। विक्रांत, क्या अपडेट, क्या पहले चरण का मतदान जो है, मतगणना जो है वो खत्म हो गई है, दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है? देखिए बिल्कुल ज्यादातर सीटों पर दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो गई है, क्योंकि पहले चरण में एक चरण में करीब 14,000 वोट थे, तो पहले चरण की मतगणना के बाद अब ज्यादातर सीटों पर दूसरे चरण की भी हो गई है। तो एक मोटी मोटी फिगर सामने आनी शुरू हो गई है, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि टीआरएस एक बड़ी ताकत बनके, सबसे बड़ी पार्टी बनके निकल के आई है। हालांकि बीजेपी ने भी अपने प्रदर्शन को काफी सुधारा है। 4 सीटें उसकी पिछली बार थी, लेकिन इस बार उसका आंकड़ा कहीं ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके का बीजेपी का प्रदर्शन है वो ये साफ दिखाता है कि राज्य में जो विपक्ष का एक खाली वैक्यूम कहा जाता था कि यहाँ पर विपक्ष नहीं है, उस वैक्यूम को भरते हुए बीजेपी इस राज्य में दिखाई दे रही है। पार्टी कार्यकर्ता भी अब बीजेपी दफ्तर में खूब आ रहे हैं। वैसे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं बनी जो कोशिश कर रही थी, लेकिन एक फोर्स बन के आज स्टेट में दिखाई दे रही है। हमारे लिए ये बड़ी बात है। हम 4 सीट थे, 4 से 50 के आसपास पहुंच रहे हैं। हमारा एक भरोसा है 50 से भी ज्यादा पहुंचेंगे। हम ये आज के मेहर के बारे में, आज के बारे में नहीं सोच रहे। हम होने वाले 2023 के चुनाव के बारे में सोच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 2023 में सत्ता में आने के लिए एक आरंभ है। आरंभ जाके 2023 में कंपलसरी बीजेपी यहाँ पर सत्ता में पहुंचेगी 2023 में। हमारा लक्ष्य 2023 है। ये मेरा हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में किस प्रकार से सत्ता में आना। आपको लगता है कि 2023 में बीजेपी ही टीआरएस को चुनौती दे सकती है? 2023 में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में उनको टकाव देंगी और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से भाग्यनगर में जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं उसी नारे के साथ जनता की सेवा करने के लिए तैयार है और 2023 में भारतीय जनता पार्टी का झंडा तेलंगाना में जरूर लहराएगा। इस युवा ने जब बात की तो इन्होंने कहा भाग्यनगर, हैदराबाद इसका नाम है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि हम नाम बदलेंगे। आपको लगता है कि वो दिन भी आएगा जब बीजेपी अपने इस वायदे को पूरा करेगी? बीजेपी जो वादा किया है वो आज तक हर वादा पूरा किया है। जिस तरीके से साबिका से, दुब्बाका से जो वादा हुआ, उसके बाद तेलंगाना से जो वादा हुआ, उसके बाद में आने वाले असेंबली में जो वादा होगा वो वादा बीजेपी पूरा करेगी। और 2023 में टीआरएस को चुनौती बीजेपी ही देगी? चुनौती नहीं, हमारी कामयाबी होगी। तेलंगाना असेंबली में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, हमारी हुकूमत होगी। तो इस तरीके का अर्पिता, क्योंकि बीजेपी में काफी इस चुनाव को बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उस दिशा से देख रही थी और पार्टी ने जिस तरीके की टॉप लीडरशिप ने इस चुनाव में मेहनत की और सभी लोग यहां पर पहुंचे, उससे भी एक बड़ा कारण था कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को नजर में रखते हुए बीजेपी चुनाव लड़ रही थी।
ठीक है, अब विक्रांत रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने हैदराबाद नगर निगम चुनावों में बीजेपी की मजबूत बढ़त को बीजेपी के बड़े नेताओं की मेहनत का नतीजा बताया है। वहाँ पर बदलाव के बयान साफ नजर आ रहे थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने, विशेषकर हमारे अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी होंगे या फिर हमारे जो अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी हैं, इन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर प्रचार किया है और एक पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रचार किया है, मुझे लगता है कि उसके कारण लोगों में विश्वास तैयार हुआ और देश भर में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक सकारात्मकता है, जिसके कारण लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रकार से सदर्न इंडिया के लिए, दक्षिण भारत के लिए एक नई शुरुआत है। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से हमने देखा रुझानों में, एक तरफ तो बीजेपी जो है वो एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सीटें लेकर आ रही है, लेकिन अगर 4 से 40 तक का भी सफर बीजेपी तय करती है तो ये कम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, ठीक बात है। दरअसल शुरुआत में जो था वो पोस्टल बैलेट थे, इसलिए जो वो पोस्टल बैलेट का जो रिजल्ट था, अभी जो है वो फर्स्ट फेज़ का जो काउंटिंग है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और सेकंड फेज़ का चल रहा है। 136 सीट्स जीएचएमसी में ऐसी हैं जहां सेकंड फेज़ का जो रिज़ल्ट आएगा, सेकंड फेज़ में ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन कौन वो किस उम्मीदवार कौन सी किस सीट पर जीता है। हमारे साथ बीजेपी के जो एमएलसी हैं रामचंद्र राव, वो मौजूद हैं। पेशे से वो वकील हैं और वो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो बनाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। रामचंद्र राव साहब, स्वागत है। जितना एक्सपेक्टेशन था, क्या उसी मुताबिक चीज़ें चल रही हैं या फिर कुछ अपसेट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं अपसेट हमने, क्योंकि हम पिछली बार हमको 4 सीटें थी, अब हम 40 तक पहुंच रहे हैं। तो बेशक हम चाहते थे कि मेयर भी हमारे साथ हों और हमारे पक्ष में हो, लेकिन जो स्थिति आज हमें हैदराबाद में जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है गवर्नमेंट मिशनरी का, या पैसों का उपयोग किया जा रहा है, या शराब का उपयोग किया जा रहा है, इस माहौल में बीजेपी को इतना भी जो जीतना था ये बड़ी बात है, क्योंकि 4 वोट से 40 सीट हम जीते हैं और टीआरएस जो है 100 सीट से 50 या 60 के बीच में और अटक गए हैं। तो इसका मतलब हमारी जीत बड़ी है। तो हम समझते हैं कि हमारी इम्पैक्ट क्या होगा? ये 2023 की तैयारी है क्या माना जाए, या बंगाल इलेक्शन की तैयारी क्या है? ये हमारी तैयारी जो है 2023 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे, इस तरह की हमारी जो ये पूरा प्रयत्न रहा है। दुब्बाका जीतने के बाद हमारे जो नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनमें बहुत साहस, उत्साह और नैतिकता से वो लोग जो है आज काम कर रहे हैं। और हमारा जो संस्था है, हमारी जो संस्था है, पोलिंग बूथ से हम काम करने में जुटे हुए हैं। हर पोलिंग बूथ में हमारा काम रहे, इस तरह का हम अपने संस्था को निर्माण कर रहे हैं। और इसी का फल जो है आज हैदराबाद में हो या दुब्बाका में हो, जो सफलता मिली है उसी का स्वरूप है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी की तरह तेलंगाना में उभर के आए हैं। और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी टीआरएस के लिए एक वैकल्पिक, मतलब एक अल्टरनेटिव बन चुकी है आज हम हैदराबाद में, तेलंगाना में। अर्पिता, एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, जो इस पूरे चुनाव में बीजेपी ये लगातार एलिगेशन लगाती रही कि जो एमआईएम और टीआरएस है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर 60 से कम सीटें टीआरएस जीतती है तो वो एक्स ऑफिशियो मेंबर को मिलाने के बाद भी मेयर नहीं बना पाएगी, और उस सूरत में उसको एमआईएम का साथ लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जैसे ही वो एमआईएम का साथ लेती है, बीजेपी के लिए फिर एक नया इशू तैयार हो जाएगा। और वो जो कहेंगे कि देखिए, जो हम कहते थे कि एमआईएम और टीआरएस एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं। तो ये कुल मिला के बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। 40 सीट्स अगर बीजेपी यहाँ पर पूरा कब्जा जमा लेती है तो जाहिर तौर पर टीआरएस के लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी मेयर बनाने में, और उसको एमआईएम का साथ लेना पड़ेगा। जी अर्पिता। शेषनारायण जी, यानी विन विन की सिचुएशन आपको भी लग रही है बीजेपी की? नहीं, वो तो बीजेपी मजबूत वहां जा ही रही है। हालांकि शुरू में तो लग रहा था कि 85 सीट आ गई है तो बना ही लेंगे, लेकिन ये वहां पे इनकी मजबूती है। और ये सब असेंबली इलेक्शन में जितने भी इनके हर 24 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज में इनके हर मोहल्ले में जो वर्कर डेवलप हुए हैं, ये सब कैंडिडेट्स होंगे आगे चल के। तो जाहिर है कि असेंबली इलेक्शंस का उनका टारगेट था और ये उन्होंने ट्रायल लिया, ये चांस लिया और अच्छा किया।
और इसमें इन्होंने अपने वर्कर को मैसेज ये दिया कि जो हमारा बड़ा से बड़ा नेता है, अमित शाह है, चाहे जेपी नड्डा है, चाहे योगी आदित्यनाथ है, हम सबको, और जाहिर है अगले चुनाव मतलब असेंबली में तो प्रधानमंत्री भी जाएंगे, तो ये सारे मैसेज उन्होंने मैसेजिंग बहुत क्लियर तरीके से कर दी है। और बीजेपी अब एक संगठन जो उनके नेता भी कह रहे थे कि साहब अब हम टीआरएस के विकल्प बन गए हैं, जो टीआरएस कांग्रेस का विकल्प वहां बन गई थी, कांग्रेस को खसका के टीआरएस ने कब्जा किया था। देखो एमआईएम का जहां तक सवाल है वो तो इंटैक्ट है, वो तो उतना रहता है, और वो सन 58 से जब से इनके ग्रैंडफादर जब से पार्टी संभाले हैं तब से वो लोग वहाँ पे उनका एरिया है, वहाँ ये रहते हैं और वहाँ पे इनका फियर फैक्टर होता है। अब बीजेपी आ गई तो और मजबूती से लोग इनके साथ हो गए, जो थोड़ा बहुत मुसलमान उधर जाते रहे होंगे टीआरएस की तरफ, इनकी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी से इनका बड़ा फायदा होता है कि बीजेपी के नाम लेके, आरएसएस के नाम लेके अपने वोटरों को, अपने कंस्टिट्यूएंट को डराते हैं, तो वो काम हो गया। और अब लेकिन बीजेपी के सामने वो जो अभी सबित पात्रा कह रहे थे कि हमारा तो मुकाबला इनसे था ही नहीं, ये तो एक तरह से सहयोगी टाइप है, मुकाबला तो उनसे है। टीआरएस को रिप्लेस करके वहां पे बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, उनकी मंशा है, वो साफ साफ नजर आ रहा है और उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी अब तक हुए तमाम चुनावों से अच्छे नतीजे लाएगी, इसके अनुमान जताए जा रहे हैं। लेकिन मतपेटी खुलने के बाद बीजेपी के पक्ष में जिन निकलेगा, ये अंदाजा बहुत कम लोगों को था। जीएचएमसी के रुझान जैसे ही आने शुरू हुए, बीजेपी उभरती चली गई, तो सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ ही कांग्रेस, एआईएमआईएम, तेलुगु देशम पार्टी पिछड़ती चली गई। हालांकि जैसे जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ी, टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखी, जबकि बीजेपी और ओवैसी की पार्टी में दूसरे नंबर के लिए होड़ लगी रही। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में वोटों की गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ी, बीजेपी के दफ्तर में हलचल तेज होने लगी। रुझानों में ही ऐतिहासिक जीत की आहट पाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां बीजेपी दफ्तर में अब तक के बेहतर नतीजों की आहट से सरगर्मी बढ़ गई, तो दूसरी तरफ टीआरएस के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का टोटा नजर आने लगा। ये दो तस्वीरें नतीजे आने से पहले ही बदली सियासी हवा की कहानी बयां करने लगी। हालांकि दोपहर बाद फिर से टीआरएस वापसी करती नजर आई। ये चुनाव भले ही नगर निगम के हों, बीजेपी जिस आक्रामकता से इस सियासी समर में उतरी, उससे पूरे देश की निगाहें इस पर जम गई। देश के किसी भी नगर निगम चुनाव को बीजेपी ने पहली बार इतनी आक्रामकता से लड़ा। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को छोड़कर अपनी पूरी फौज उतार दी। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। इसके अलावा पार्टी ने स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या, देवेंद्र फडणवीस सरीखे नेताओं को भी चुनाव प्रचार में उतारा। सवाल उठता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने इतनी बड़ी ताकत क्यों झोंक दी? क्या हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के जरिए बीजेपी किसी बड़े उद्देश्य पर निशाना साधने की तैयारी में थी? असल में बीजेपी इस चुनाव को तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देख रही है। हालांकि तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने इसे अपनी स्थिति मजबूत करने के मौके में बदलने की ठान ली। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में एक है। इस नगर निगम में हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी समेत 4 जिले आते हैं। इस नगर निगम के अंदर 24 विधानसभा सीटें और 5 लोकसभा सीटें आती हैं। यानी तेलंगाना पर राज करने के लिए बीजेपी ने हैदराबाद नगर निगम का रास्ता चुना, लेकिन बीजेपी के लिए ये रहा केवल तेलंगाना पर आकर ही खत्म नहीं होती। बीजेपी भले ही खुद को भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी कहती हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि दक्षिण भारत अभी भी उसके लिए मुश्किल चुनौती बना हुआ है। कर्नाटक को छोड़ दे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का ज्यादा प्रभाव नहीं है। इन राज्यों में बीजेपी अपने दम पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी है। इन राज्यों में बीजेपी को हमेशा सहयोगियों की तलाश रहती है। इसलिए जीएचएमसी के चुनाव में परचम लहराकर दक्षिण भारत के अभियान को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी के लिए कर्नाटक के बाद तेलंगाना में पार्टी को मजबूत करने का बड़ा मौका है, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ तेलंगाना या हैदराबाद तक ही सीमित नहीं रखना चाहती। बीजेपी बिहार के बाद तेलंगाना के रास्ते अब अपनी जीत के विजय पर्व को बंगाल तक ले आना चाहती है।
वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ये संदेश भी देना चाहती है कि ओवैसी की मान में जाकर उसने उसे कड़ी चुनौती दी और उसके खिलाफ मजबूत चुनाव लड़ा। बंगाल में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने हैं, लेकिन इसके बाद पार्टी का विस्तार दक्षिण में करने का मिशन जब शुरू होगा तो बीजेपी फिर से तेलंगाना में ही जोर लगाएगी, ये तय है। इसकी भी खास वजह है, पिछले 2 साल में बीजेपी ने तेलंगाना में अपनी स्थिति बेहतर की है। तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 1 सीट मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली। यही नहीं, कई सीटों पर पार्टी की पहले से बेहतर स्थिति रही। पार्टी की बढ़ती पैठ के बाद बीजेपी ने रणनीति के तहत टीआरएस पर भ्रष्टाचार और वंशवाद के आरोप लगाए। चूंकि ओवैसी की एआईएमआईएम की स्थिति भी हैदराबाद से बाहर मजबूत नहीं है, इसलिए बीजेपी को तेलंगाना में अपनी जड़ें जमाने का ये सही मौका लग रहा है। शेषनाथ जी, अगर देखिए इस पूरे अगर घटनाक्रम को देखें, जिस तरीके से बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद जिस तरीके का एजेंडा लेकर वो चलते हैं, नगर निगम के चुनाव को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मुद्दे उठाए और उसका ही परिणाम क्या आप देखते हैं? क्योंकि क्या ये आपको अस्वाभाविक नहीं लगता कि इतनी बड़ी जीती कहेंगे इसको, 4 से 40 तक का ये सफर? नहीं, ये ऐसे ही करते हैं। ये इनका बीजेपी का, उन्होंने आपको जेपी नड्डा ने बता दिया कि कोई भी चुनाव हमारे लिए मामूली चुनाव नहीं होता, हर चुनाव को हम पूरी ताकत से लड़ते हैं। तो इन्होंने टेस्ट कर लिया कि अगर वहाँ पे भ्रष्टाचार है उनका, टीआरएस वालों का, टीआरएस वालों से जनता नाराज है और नाराज हो के हैदराबाद शहर के अलावा जो इनका प्रभाव क्षेत्र है ओवैसी का, उसके बाहर तो फिर या तो कांग्रेस है या ये हैं। तो वो जो कांग्रेस का जो स्पेस है, कांग्रेस जो इनसे लड़ रही थी, तो उसको कांग्रेस तो खत्म ही है लगभग। कांग्रेस में लीडरशिप की क्राइसिस, वर्कर की क्राइसिस कोई है ही नहीं। तो इनको कमजोर करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की चुनाव में, और अब इसका फायदा हुआ कि 100-150 सीटों पे ये लड़े। तो 150 तो कैंडिडेट इनके तैयार खड़े हैं, 119 सीटें हैं वहाँ। तो कुल मिला के तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन की तैयारी के तौर पे इसको आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि अब 4 सीटें वहाँ जीत भी चुके हैं, लोकसभा में भी, जहाँ कुछ नहीं होता था। तो वो असेंबली में ये सरकार बनाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर इनको 40 सीट यहाँ हाथ लग गई तो 40 सीट लगभग 1/4 हो गया, तो आधे 50% तो बढ़ाना है। तो इसलिए वो उस टारगेट को आगे बढ़ाएंगे। और ओवैसी के खिलाफ, ओवैसी को पाकिस्तानी एजेंट, रजाकार, निजाम का आदमी, पाकिस्तान में, ये तो आपको पता है ना, ओवैसी के पूर्वज जो थे वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। तो सारे मुद्दों को अगले 2 साल तक चलाएंगे। ओवैसी अपना जीतते रहे शहर की सीट, बाकी तेलंगाना अपना कर लेंगे। ठीक है, यानी आगे की देखिए रणनीति पर भी मंथन होगा। इसी के साथ साथ रहिए आप हमारे साथ। वहीं केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने दावा किया कि दक्षिण में भी बीजेपी बेहतर कर रही है। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो नतीजे हैं वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, रुझान भी सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राव साहब दानवे जी हैं। सर, हैदराबाद का जो चुनाव था, आपको लग रहा था कि रुझान के मुताबिक इतनी सीटें आ पाएंगी आप लोग के पास? पहले तो आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि पहले तेलंगाना में बीजेपी के केवल 4 सीट थे, और आज की अगर बढ़त देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में बीजेपी के जो सीट थे पहले, फिर कर्नाटक हो या आंध्रा हो या केरल हो या तमिलनाडु हो, बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। अभी इतने सीट हमारे पहले तेलंगाना में हो या आंध्रा में हो या तमिलनाडु में, केरल में कभी नहीं आए। इसका मतलब है कि मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास किया है। वहाँ हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं, ग्राउंड पर मौजूद है। विक्रांत, आप सुबह से देखिए वहां पर मौजूद हैं हैदराबाद में, और आप पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। पहले जो राउंड का मतगणना होनी थी वो देखिए कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे राउंड भी आप बता रहे हैं बहुत जगहों पर ये शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल ताजा अपडेट क्या नजर आ रहा है, और एक कई जगहों पर गड़बड़ी की खबरें जो आ रही थी उसको लेकर कोई अपडेट है क्या? देखिए, अभी तक के जो रुझान है और जो नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं सामने, उससे एक चीज तो साफ हुई है कि टीआरएस
सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। MIM अपने गढ़ को बचाने में पूरी तरीके से कामयाब रही है, लेकिन बीजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में राज्य में उभर रही है। एक चीज जिस पर निशान, जिसको हमें लोगों को पूरा रेखांकित करके देखना चाहिए आगे आने वाले समय को देखते हुए, कि बीजेपी जो सीटें जीत रही है वो TRS की सीटें छीन रही है, क्योंकि TRS पिछली बार 99 पर थी और इस बार वो जितना पीछे हो रही है बीजेपी उसी की सीट छीन रही है। बीजेपी AIMIM की सीट नहीं छीन रही है, MIM की सीटें अपनी पूरी तरीके से इंटैक्ट है, उसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो TRS की सीटें छीन रही है, सत्ताधारी पार्टी की सीटें छीन रही है बीजेपी। तो ये एक बात इशारा करता है कि बीजेपी जो इस कोशिश में थी कि अगले विधानसभा चुनाव तक वो राज्य की विपक्ष की आवाज बन जाए, एक सशक्त विपक्ष के रूप में सामने आए, उस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और इस चुनाव में TRS भले ही चुनाव के बाद ये कहे कि वो जीते, लेकिन अगर उनका मेयर अपने बूते नहीं बन पाया तो एक बड़ी हार होगी उनके लिए। सत्ता में रहते हुए अगर मेयर अपने बूते ना बन पाए और अगर उन्हें MIM की मदद लेनी पड़ी तो बीजेपी का काम और आसान हो जाएगा, ये साबित करने में कि MIM और TRS मिल करके राज्य में काम करते हैं। यह आरोप बीजेपी पहले भी लगाती रही है। तो बीजेपी के पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं था, केवल पाने के लिए था। और बीजेपी ने जिस तरीके से ताकत झोंकी उससे भी ये साफ था कि बीजेपी का निशाना केवल GHMC चुनाव नहीं है, बल्कि वो इससे कहीं आगे की सोच रही है। ठीक है विक्रांत, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी के अब तक के प्रदर्शन को पार्टी नेता तेजस्वी सूर्या ने बड़ी कामयाबी बताया। 2000 अब पहले चुनाव में हमारा पूरा सीट 4 था, वी वर ओनली एट 4। आज हम 40 के आसपास आ रहे हैं एंड आई एम श्योर वी विल क्रॉस मोर देन दैट। दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर द पार्टी। ये पूरा जो बहुत बड़ा संदेश है कि भारतीय राजनीति में और विशेष तौर पर दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो अफेक्शन है, लोगों का जो विशेष तौर पर सपोर्ट है, इसका एक बहुत बड़ा डायरेक्शन है और बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है लोगों का अफेक्शन और फेथ। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी की विचारधारा को लेकर भी हमला किया। तेजस्वी सूर्या के मुताबिक बीजेपी की विचारधारा की निष्ठा भारत के लिए है, जबकि ओवैसी की पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है और जिस विचारधारा ओवैसी और उनकी पार्टी रिप्रेजेंट करती है, उसमें जमीन अंतर का फर्क है। हम हिंदुस्तान के प्रति प्रतिबद्धता है, ओवैसी का राजनीति हिंदुस्तान के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है। इसलिए हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप में, हमारे पार्लियामेंट्री सेटअप में उनका भी स्पेस है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा और AIMIM का विचारधारा में जमीन अंतर का फर्क है। वो हैदराबाद हो, बिहार हो, कर्नाटका हो या महाराष्ट्र हो, ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल एनिमी। वी विल फाइट हिम टूथ एंड नेल। संजय, देखिए कई जगहों पर दूसरे राउंड की काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। इसको खत्म होने में कितना वक्त लगेगा और नतीजे एक तरीके से कह सकते हैं कब तक आ सकते हैं? अर्पिता, ये मान सकते हैं हम कि तकरीबन 5 बजे के आसपास सेकेंड राउंड का जो काउंटिंग है वो उसके नतीजे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। और चूंकि सब जगह अलग अलग 30 जगहों पर अलग अलग काउंटिंग हो रही है, कहीं स्पीड ज़्यादा है कहीं कम है, तो इसलिए जो है वो 5 बजे के आसपास हमको तस्वीर मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ जो हैदराबाद में GHMC के चुनाव में जो तस्वीर बन रही है उसका क्या इम्प्रेशन होगा, हमारे साथ न्यूज़ 18 तेलुगु के असिस्टेंट एडिटर PV रमना मौजूद है। रमना, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या इम्प्रेशन जाने वाला है, जो भी नतीजे इसके आने वाले हैं उसका क्या इम्प्रेशन जाने वाला है आगे पॉलिटिक्स? तो इससे पहले 2016 की GHMC इलेक्शन का चुनाव का रिजल्ट देखे तो 99 सीट्स TRS ने जीत चुके हैं, लेकिन इस इलेक्शन की देखें तो करीबन 65 to 62, 70 इन बिटवीन 65 सीट्स तक आने की चांस है। इसमें बोले तो इसमें वो पूरे सीट्स डायरेक्टली इट मे बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द बीजेपी। इस पिछले बार बीजेपी का स्ट्रेंथ जो है केवल 4 सीट्स था, अब तो 40 तक पहुंचने की चांस है। ये देखें तो थोड़ा MIM का जो 44 सीट्स था इससे पहले, अब सेम वही 38 to 40, 42 तक आने के लिए इम्प्रेशन वो पूरे देखें तो जो बीजेपी का सीट्स आ रहे, बीजेपी को जो सीट्स मिल रहे वो पूरा TRS से कट होकर बीजेपी को आ रहा है। इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट
BJP is becoming alternate for the TRS. Clearly we can understand the situation. ये जो बॉटम लाइन है इस पूरे उसकी कि टीआरएस का अल्टरनेटिव कौन है, वो बीजेपी है। अभी तक कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका में थी और सत्ता में अगर परिवर्तन होगा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये यहाँ का इतिहास रहा है। अब ये स्थापित होने जा रहा है कि टीआरएस का अल्टरनेटिव अगर कोई है तो वो बीजेपी है और ये बीजेपी इसी रणनीति पे आगे काम करेगी 2023 के लिए। अब उसके लिए संघर्ष इस बात का नहीं है कि वो दूसरे नंबर की पार्टी बने, अब उसका संघर्ष इस बात का है कि वो टीआरएस को हटा के कैसे सत्ता पे काबिज होती है। और अब ये 2023 की रणनीति को दिमाग में रख के बीजेपी यहाँ पर तेलंगाना में आगे बढ़ेगी। पूरे देश में इसका इम्प्रेशन तो जाहिर तौर पर ओवैसी के घर में बीजेपी आगे बढ़ी है, ये इम्प्रेशन जाने वाला है और बीजेपी उसको जहां भी होगा बुलाने की जरूर कोशिश करेगी। जी अर्पिता। ठीक है संजय, रहिए आप। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी की तैयारियां देखकर ही लग रहा था कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। लिहाजा चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी ने अपने विरोधियों टीआरएस और एआईएमआईएम पर जमकर निशाना साधा था। तीनों पार्टियों के बीच की तल्खियां उनके बड़े नेताओं के बयानों में झलकी। खासकर बीजेपी और एमआईएम के बीच तो एक दूसरे पर काफी आक्रामक अंदाज और तेवर में जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। कई राज्यों में अपनी रणनीति की वजह से सियासी शतरंज पर बाजी पलट देने में माहिर बीजेपी इस बार हैदराबाद निकाय चुनाव के रण में बड़े उलटफेर के इरादे से उतरी थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी के धुरंधरों ने विरोधियों की पेशानी पर बल ला दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने तो चुनाव के नतीजों से पहले ही ये दावा कर डाला कि इस बार ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में मेयर बीजेपी का ही होगा। पूरे रोड पर जहां पर भी गए 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। पुराने हैदराबाद शहर को ओवैसी की पार्टी का गढ़ माना जा रहा है और असुद्दीन ओवैसी अब तक अपने किले को दूसरी पार्टियों की सेंधमारी से बचाते रहे। लेकिन बीजेपी इस बार पुराने हैदराबाद शहर में चुनावी कैंपेन के दौरान ओवैसी और उनकी पार्टी को रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर घेरने में कामयाब रही। तेलंगाना को कौन पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात करता था वो भी आपको मालूम है, इसका जवाब पहले ओवैसी। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान पुराने हैदराबाद में रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा बनाया। बीजेपी ने ओवैसी को जिन्ना का अवतार कहा तो ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को बांट रही है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने रोहिंग्या शरणार्थियों वाले आरोपों पर बीजेपी से सबूत मांगा और बीजेपी पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने का आरोप भी चढ़ दिया था। रोड ट्रैफिक के मसले पर बात होनी चाहिए, मगर ये बल्दिया का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हो गया कि ऐसा लग रहा कि आप और हम बैठकर अब भारत का एक नए वजीर आजम बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की जगह पर। अरे बीजेपी की तरफ से रोज कोई ना कोई मिनिस्टर आता है हैदराबाद को, कभी ये मिनिस्टर तो कभी वो मिनिस्टर, बहरहाल पूरे के पूरे उतर गए यहाँ पर। उनको दिल्ली से ज्यादा हैदराबाद पसंद आ गया। हैदराबाद निकाय चुनावों के प्रचार के दौरान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हैदराबाद के नाम को बदलकर भाग्यनगर रखने वाला बयान ओवैसी को चुभा तो ओवैसी ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया था। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं, हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों में हैदराबाद का नाम बदल देते, अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा इंशाअल्लाह। हर जगह नाम बदल देंगे, अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। बीजेपी की धुरंधर फौज ने टीआरएस और एमआईएम को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर मुद्दे पर बीजेपी के हर बड़े नेता ने विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। मेरे आने के पहले ये कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। 74 लाख वोटर्स, 5 लोकसभा सीट्स, 24 विधानसभा एंड मोर देन 1 करोड़ पॉपुलेशन।
और ये इनको गली दिखती है। दरअसल कर्नाटक के अलावा दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की बहुत ज्यादा मौजूदगी नहीं है और तेलंगाना में बीजेपी केसीआर और ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। लिहाजा वो ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में अपनी अब तक की मेहनत का परीक्षण कर लेना चाहती है। विक्रांत हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, एक तरीके से इसको देखिए तो एक नई राजनीति की भी इसके साथ शुरुआत हुई है। जो निकाय चुनाव वो इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहां पर लोकल मुद्दों से भी उठकर राष्ट्रीय मुद्दे रखे जाते हैं और लोग देखिए स्वीकार भी रहे हैं। शायद इसीलिए 4 से 40 तक पहुंची है बीजेपी। देखिए लोग स्वीकार रहे हैं, वो इसका एक और दूसरा कारण भी है कि लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं था। जो टीआरएस से जो लोग नाराज थे वो कहां पर जाएं? कांग्रेस खत्म हो चुकी है, एकदम कमजोर है कांग्रेस तेलंगाना में, तो कोई ऐसा विकल्प ही नहीं था लोगों के पास कि वो विपक्ष के रूप में किसको वोट करे कि जो टीआरएस के काम से खुश नहीं है या टीआरएस से नाराज है। अगर एमआईएम अपनी बात करती है और एमआईएम अपने आप को विकल्प के रूप में राज्य में दिखाती है तो वो इस बात से भी साबित हो जाता है कि जीएचएमसी के टोटल 150 सीटें हैं जिसमें से केवल 51 सीटों पर एमआईएम अपने उम्मीदवार उतारती है और उन्हीं सीटों पर उसने चुनाव इस बार भी लड़ा। बाकी 100 सीटों पर 99 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। तो लोगों के पास कोई विपक्ष अगर था तो वो लोगों को बीजेपी ही नजर आया और बीजेपी को जहां विकल्प दिखा, जो लोग सरकार के खिलाफ थे, जो सरकार के कामों से नाराज थे, उन्होंने बीजेपी को निश्चित तौर पर वोट दिया। और रही बात जो नेशनल मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दे, निश्चित तौर पर वो मुद्दे खूब उठाए गए बीजेपी की तरफ से, चाहे हैदराबाद का नाम बदलने की बात हो, भाग्यनगर करने की बात हो, रोहिंग्या पाकिस्तान मुसलमानों की बात हो। बीजेपी ने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि उसका जो वोटर है वो इन सभी मुद्दों से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और इसका उसे चुनाव में फायदा ही मिलेगा। ठीक है विक्रांत, रहिए आप साथ। टीआरएस नेता के कविता ने दावा किया कि हैदराबाद नगर निगम का मेयर उनकी पार्टी का बनेगा। तो 75 सीट्स में ऑलरेडी टीआरएस लीड कर रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है और हमारे सीट्स बढ़ेंगे। तो जो हमने सुबह सोचा था, जो हमने सुबह बात किया था, बराबर टीआरएस के साथ वोटर जुड़ा हुआ है, ऐसा मालूम पड़ रहा है ट्रेंड्स के साथ। तो हमें पूरा विश्वास है मेयर हमारा बनेगा और अच्छे से बीजेपी का जो अभी नंबर दिख रहा है वो और घटने का तो मुझे आशा है। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। संजय, देखिए टीआरएस के नेता तो अब ये दावा कर रहे हैं कि मेयर जो है वो उनकी पार्टी का ही बनेगा। अलबत्ता मेयर तो टीआरएस का बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो अगर उनके 60 सीटें आती हैं तो भी मेयर उनका बन जाएगा। एक्चुअली जो एमआईएम जो सॉरी माफ़ कीजिएगा जीएचएमसी है उसमें 150 सीटें, 150 वार्ड हैं। उसके अलावा 45 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं जो पदेन इसके सदस्य हैं, जैसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर जो विधायक हैं। 24 विधायक जीएचएमसी इलाके में आते हैं, वो पदेन उसके सदस्य होते हैं और उनको मेयर के चुनने में वोट डालने का अधिकार होता है। तो ये जो एमपी हैं या एमएलए हैं या एमएलसी हैं, उनके टोटल 45 वोट्स होते हैं, उसमें से 31 वोट टीआरएस के पास हैं। तो यानी अगर उनके पास 67 सीटें आ जाती हैं तो वो अपने आप अपने दम पर टीआरएस अपना मेयर बना लेगी। अगर उससे कम आती है तो उस सूरत में उनको एमआईएम का सपोर्ट जरूर लेना पड़ेगा और तब बीजेपी जो है उसको बात ट्रिगर करने में मज़ा आएगा कि ये देखो एमआईएम और टीआरएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जहाँ तक अब इस पूरे चुनाव का एक और इम्प्रेशन जो है अर्पिता जाने वाला है, टीआरएस को अब ये साफ तौर पे समझ में आ गया है कि अभी तक वो कांग्रेस का विरोध करके तेलंगाना में अपनी सत्ता में आई थी, अब कांग्रेस का विरोध करने से काम नहीं चलेगा। अब बीजेपी से सीधे उसको हेड ऑन करना होगा। पिछले चुनावों में जहाँ माफ़ कीजिएगा कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव हुए या बहुत सारे संसद में जो भी ऐसे इशू आए, नोटबंदी का इशू आया, टीआरएस ने बीजेपी को सपोर्ट किया। लेकिन अब आने वाले समय में हमको ये तस्वीर दिखेगी कि टीआरएस लगातार विरोध में नजर आएगा। मैं आपको बताऊं, जो अंदर खाने से मुझे सूचना है कि किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है उसको लेके भी अब टीआरएस एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है कि कैसे इस आंदोलन में वो अपनी भूमिका भी रजिस्टर कराए। तो जाहिर तौर पे अब टीआरएस सीधे बीजेपी से हेड ऑन करेगी और आने वाली पॉलिटिक्स अब तेलंगाना में टीआरएस वर्सेस बीजेपी होगी, टीआरएस वर्सेस कांग्रेस नहीं। जी अर्पिता। बिल्कुल संजय, रहिए साथ। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया।
हैदराबाद में नगर निगम चुनाव पर पूरे देश की नजर है और बीजेपी वहां इस बार काफी बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर आरपी सिंह जी मौजूद हैं। सर, इस बार हम देख रहे हैं कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में आप लोगों ने एक नेशनल लेवल का कैंपेन वहां पर किया और अब जब नतीजे और रुझान आने शुरू हुए हैं तो आप काफी बेहतर पिछली बार से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, वो हैदराबाद का चुनाव हैदराबाद का एक कॉरपोरेशन का चुनाव समझिए, वो पूरे तेलंगाना रीजन के लिए एक मैसेज था कि बीजेपी ही एक ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन बस बीजेपी है। और अभी रिजल्ट आएंगे, मुझे अपेक्षा कि हम बहुत अच्छा करेंगे। पिछली बार 4 थे, इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे उनसे। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसको भी सरकार बनानी पड़े हमारे कारण से बनाए, जहाँ हो सकता है वहाँ पर मेयर भी हमारा बने, ये भी स्थिति हो सकती है। परंतु अभी रिजल्ट आने दीजिए। परंतु मैसेज बड़ा क्लियर है कि तेलंगाना में बीजेपी अब आ गई है, ये बड़ा क्लियर मैसेज वहाँ दे दिया हम लोगों ने। शेषनारायण जी, देखिए अब बीजेपी के जो नेता सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए रुझानों में थोड़ा अंतर तो दिख रहा है, जहां 85 के बाद अब 40 पे बीजेपी नजर आ रही है रुझानों में, तो इससे एक मैसेज तो वो जरूर देना चाह रहे हैं कि जो संदेश दरअसल वो देना चाह रहे थे कि हैदराबाद में कमल अगर खिलता है और संख्या बढ़ती है, क्योंकि 4 से 40 तक के आंकड़े पर पहुंचे हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज देश के कोने कोने तक जाएगा। हाँ, हर चुनाव में जाएगा। और ओवैसी, देखिए ओवैसी से इनका कोई विरोध नहीं। ओवैसी का जो वोटर है इनको वोट नहीं देगा और जो इनका वोटर है ओवैसी को किसी कीमत पे वोट नहीं देगा, तो वो तो क्लियर है। ये कांग्रेस का विकल्प टीआरएस बनी थी, अब टीआरएस का विकल्प ये बनना चाह रहे हैं। और जैसे अभी संजय ने बताया कि अब टीआरएस वाले बड़े इनसे गलबहियां डाले हुए थे, हर मुद्दे पे इनको सपोर्ट करते थे। अब उनकी समझ में आ गया कि अब ये तो हमको ही अपदस्थ करने आ गए हैं और उनके भ्रष्टाचार को अंडरलाइन कर रहे हैं। जाहिर है भ्रष्टाचार तो है ही है वहाँ। उस भ्रष्टाचार को अगर इशू बना के वो उनको पैनल करते हैं तो वो उनकी राजनीति, वो तो करेंगे ही, वो तो करना ही था उनको। तो अब राजनीति यहाँ पे, अब ये इसमें दो राय नहीं। जो शुरू में आपका ओपनिंग सेंटेंस है आज की डिबेट की शुरुआत का कि भाई दक्षिण भारत का गेट तो चार मीनार के आसपास से गुजरता है, तो वहां पे इनका मामला बन गया है। अब चाहे उनका तो एक नेता करता भाई 5 गुना सीट लाएंगे, अब लगता है 10 गुना सीट लाएंगे। तो अगर ये 10 गुना या 5 गुना जो भी लाएंगे, इनके पास वर्कर्स का एक हार्ड बेस तैयार हो गया, वो इनके काम आएगा असेंबली इलेक्शन। नहीं, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है कि 4 से अगर 40 तक भी पहुंचते हैं तो ये सफर छोटा नहीं कहलाएगा। और इसके साथ साथ अपडेट एक और दे दे कि देखिए अभी गिनती जो है वोटों की वो चल रही है। दूसरे राउंड की जो वोट काउंटिंग है वो देखिए 5 बजे तक खत्म हो जाएगी, तस्वीर और साफ हो जाएगी। पल पल की नजर हम बनाए हुए हैं।